नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आइए हम आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो फिर लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेटों के बारे में। ठीक है, यह आपको रसायन में मिलता है और इसका जो है ये 10+2 का चैप्टर है। इसमें से 2 या 3 प्रश्न आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकार। कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकार। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्साइड, एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जल अपघटन के उपरांत इस प्रकार की इकाइयों को देते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज इत्यादि। यानी कि कार्बोहाइड्रेट वैसा यौगिक है जो जल अपघटन के उपरांत ग्लूकोज देता है। ठीक है, इसके प्रकार आप देखिए, इसके प्रकार है मोनोसैकेराइड। इसका प्रकार हो गया मोनोसैकेराइड। सैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड अथवा कीट के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन के और अधिक, उसको ज्यादा से ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम लोग कहेंगे मोनोसैकेराइड। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस आदि। यानी कि अगर मोनोसैकेराइड का उदाहरण पूछेगा तो आप लोग क्या लगाइएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस इत्यादि है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा है इसका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन में मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। यानी मोनोसैकेराइड तो ज्यादा भी टूट नहीं सकता है, और ओलिगोसैकेराइड क्या हुआ? उसमें मोनोसैकेराइड का 1 से 10 इकाई, यानी 1, 2, 3, 4, 5 भी आ सकता है, 10 तक भी आ सकते हैं। तो वो क्या होगा? 10 तक इकाइयां प्राप्त होगी तो क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड। जैसे सुक्रोज, माल्टोस, डाइसैकेराइड आदि। ठीक है, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होगा? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाती है। यानी इसमें क्या आएगा? एक था तो मोनोसैकेराइड, 1 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है तो ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में क्या है? इसमें बहुत सारा पा सकते हैं, यानी अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होंगी तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीसैकेराइड। उदाहरण में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग को आएगा कि इनमें से कौन पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारिएगा? पूछा है पॉलीसैकेराइड तो सेल्यूलोज को टिक मारना है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मोनोसैकेराइड क्या होगा? मोनोसैकेराइड है वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। टूटेगा लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं टूटेगा, एक बार टूटेगा हो गया, या 2 बार टूटेगा बस, उससे ज्यादा नहीं टूट सकता है। उदाहरण है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। और ओलिगोसैकेराइड क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन हो गए 1 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड देगा, 1 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड देगा तो ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड क्या होगा? जिस वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन होकर अत्यधिक मात्रा में मोनोसैकेराइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है शर्करा और अशर्करा। शर्करा क्या मतलब क्या होता है? शर्करा और अशर्करा, शुगर और नॉन शुगर। ठीक है, शर्करा का मतलब होता है जो स्वाद में मीठे होते हैं उसे हम लोग शर्करा कहते हैं। यानी वैसे वस्तुएं या वैसी पदार्थ जिनको हम लोग अगर ग्रहण करते हैं और जिनका स्वाद हमें मीठापन लगता है तो वो क्या होंगे? शर्करा होंगे। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। और शर्करा का मतलब है जो मीठे नहीं लगते हैं, यानी ये स्वाद में मीठे नहीं होते, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि। अपचायी शर्करा उन सभी कार्बोहाइड्रेटों को जो फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचायित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहा जाता है।
जैसे सभी मोनोसेकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज आदि। यानी अपचायी शर्करा किसे कहेंगे? उन सभी कार्बोहाइड्रेटों को जो फेलिंग विलयन, कौन सा विलयन? फेलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक को अपचायित कर देता है। अपचायित का मतलब उसे तोड़ देता है और अपचायी शर्करा कहा जाता है। ये सभी क्या है? इसमें उदाहरण में होगा सभी मोनोसेकेराइड, लैक्टोज और माल्टोज आदि। अनअपचायी शर्करा ये फेलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक को अपचायित नहीं करते हैं, जैसे कि सुक्रोज। एक होता है अपचायी और एक होता है अनअपचायी। अनअपचायी का मतलब हो गया जो कि आपको अपचित नहीं करते, अपचित नहीं कर सकते हैं। ये सब पचित कर देगा, यानी ये पच जाएगा, ये नहीं पचेगा। अनपचाई यानी वैसे सरकोरे जो आदमी को पच जाते हैं उसे कहते हैं अपचाई, और अनपचाई जो कि नहीं पच पाते हैं जल्दी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। पॉलीपेप्टाइड बंध किस प्रकार बनता है? पॉलीपेप्टाइड बंध किस प्रकार बनता है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, इसमें एमिनो अम्ल एमाइड CONH बंधनों द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। जिसमें क्या होता है? बहुत सारे एमिनो अम्ल क्या होंगे? एमाइड के रूप में जुड़े रहते हैं, जिन्हें पेप्टाइड बंधन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो 100 से कम एमिनो अम्ल द्वारा निर्मित होता है वो भी प्रोटीन कहे जा सकते हैं। जैसे इंसुलिन 51 एमिनो अम्ल द्वारा निर्मित होता है। यानी क्या देखिए, पॉलीपेप्टाइड क्या है? 100 से कम में ही जो एमिनो द्वारा क्या होगा? परस्पर बंध करके एक बंधन बनाएगा, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोटीन जैसे बनता है उसे हम प्रोटीन कह सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन। आप देखिए DNA फिंगरप्रिंट की उपयोगिता का वर्णन करें। DNA फिंगरप्रिंट, जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी उंगली की छाप से होती है, उसी तरह आजकल DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, चाहे कोई भी चीज फिंगर द्वारा भी आजकल आधार निकासी वगैरह जो काम है, या आपका क्या कहते हैं बायोमेट्रिक कहीं भी एग्जाम में देने जाते हैं तो आधार से ही फिंगरप्रिंट लेके आपको वेरीफाई किया जाता है। तो DNA में क्या है? उंगली की छाप से व्यक्ति की पहचान हो रही है। तो आजकल DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है। फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आजकल निम्नलिखित कार्यों में होता है। किस कार्यों में होता है? इसके द्वारा न्यायिक प्रयोगशाला, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नाम सुने होंगे, फॉरेंसिक जांच में अपराधियों को पहचाना जाता है। किसी व्यक्ति के पैतृत्व का निर्धारण किया जाता है। किसी दुर्घटना में मृतकों के शव का DNA फिंगरप्रिंट उनके माता पिता के DNA फिंगरप्रिंट से मेल कराकर पहचाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उसका पता नहीं चल पाता है, एक ही बॉडी है, उस बॉडी पर 2 या 2 से अधिक लोग क्या कहते हैं सो अपना दावा कर देते हैं, तो वहां पर DNA फिंगरप्रिंट के द्वारा उस व्यक्ति के शव का भी DNA फिंगरप्रिंट और जो दावा करने वाले हैं उनका भी DNA फिंगरप्रिंट मैच कराया जाता है, और जिनका मैच करता है उन्हीं को वो बॉडी दी जाती है। इसका भी उपयोग क्या किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है वहां पर। उसके बाद है आपको परिरक्षक किसे कहते हैं? ठीक है, परिरक्षक किसे कहते हैं? भोजन संरक्षक वह रासायनिक पदार्थ है जो भोज्य पदार्थ को वायुमंडल में निहित जीवाणुओं और फंगस से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोनेट। यानी यह क्या है? यह आपके भोजन को दुर्गंधित होने से बचाता है। परिरक्षक नाम से ही स्पष्ट है। परिरक्षक का मतलब कि उसकी रक्षा करना, जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी रक्षा करना। ठीक है। प्रोटीन का वित्तीकरण क्या है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन या तो ताप में परिवर्तन द्वारा गर्म करके या माध्यम में pH में परिवर्तन द्वारा लाया जाता है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन या तो ताप में क्या कहते हैं परिवर्तन करके, या माध्यम में pH के मान के माध्यम में परिवर्तन करके किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन बंधन बिगड़ जाता है तथा प्रोटीन अपनी जैवीय प्रकृति खो देता है। इसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। डीनेचुरेशन अथवा वित्तीकरण दोनों एक ही है। डीनेचुरेशन और वित्तीकरण, इंग्लिश में है डीनेचुरेशन और हिंदी में है विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की तृतीयक या एवं द्वितीयक दोनों संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जबकि प्राथमिक संरचना बनी रहती है। यानी कि अगर हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो उसकी द्वितीयक और तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, जबकि प्राथमिक संरचना जो रहती है वो बनी रहती है। वह क्या कहलाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है। DNA के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिकों के नाम लिखिए। जल अपघटन करने पर DNA से न्यूक्लियोटाइड थायमिन के साथ साथ डीऑक्सीराइबोज एवं फास्फोरिक अम्ल बनाएगा। यानी कि पूर्ण जल अपघटन करने के साथ क्या क्या बनाएगा? जल के साथ अपघटित होने पर DNA से न्यूक्लियोटाइड
टाइडथाइमिन और डीऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, 3 पदार्थ बन रहे हैं। पहला न्यूक्लियोटाइडथाइमिन, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज और तीसरा है आपको फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पादों के बनने की अपेक्षा करते हैं? लैक्टोज को अगर जल में घोला जाएगा तो कौन कौन से पदार्थ बन सकते हैं? लैक्टोज डाइसेकेराइड का जल अपघटन या तो तनु HCl या एंजाइम इमल्सिन के साथ किया जा सकता है। डी ग्लूकोज एवं डी लैक्टोज जल अपघटन के उत्पाद हैं। इनमें से दोनों अणुसूत्र C6H12O6 के साथ मोनोसेकेराइड होते हैं। ये क्या होते हैं? लैक्टोज का जल अपघटन करने पर क्या बनता है? मोनोसेकेराइड बनता है। ठीक है, आप आवश्यक अम्लों एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं? वे एमिनो अम्ल जो हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है एवं जो डाइट के रूप में मिलता है उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी कि जो डाइट के रूप में हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखें। कोशिका का नाभिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशिष्ट गुणों के सदृश्य करता है। यानी कोशिका का जो नाभिक है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? ट्रांसफर होते रहता है। यह अनुवांशिकता कहलाती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, दादाजी से पिताजी है, पिताजी से पुत्र में, तो ये क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाती है। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम बना किससे होता है? तो प्रोटीन और जैव अणु से। इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल DNA, डीऑक्सीराइबोज N से न्यूक्लिक, A से एसिड यानी अम्ल, तथा राइबोस न्यूक्लिक अम्ल RNA। क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियाइड ओटाइडो की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः पॉलीन्यूक्लिक ओटाइड भी कहाए जाते हैं। पॉली का मतलब होता है लंबा श्रेणी। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य प्रतिकरण। कोशिका विभाजन के समय एक DNA अणु स्व प्रतिकरण में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिकाओं में के समान DNA रज्जुक का अंतरण होता है। दूसरा है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न कोशिकाओं के RNA अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश DNA में उपस्थित होता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसका आगे का भाग लेकर। तब तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए। अगर जो सिलेबस में आपका छुटा हुआ है उसका आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को लिख के बताइए कि सर इस चीज़ का वीडियो बना दिया जाए, तो हम लोग प्रयास करेंगे उस चीज़ का वीडियो आप लोगों को बनाकर समझाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।